बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में। कि इस कक्षा में हम लोग जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना भारतीय अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग पूछा गया है, वो सारा का सारा हम आपको इस वीडियो के थ्रू धीरे धीरे पार्ट वाइज करा के दे देंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि अब जब ऑप्शन हम बोलते हैं दोस्तों थोड़ा ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो लागू किया गया था, इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगर कि आपको याद हो दोस्तों, तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्त 1929 ईस्वी में, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, यानी कि मांग किया गया था, तथा उसके एक साल बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो उसी को याद करने के लिए दोस्त 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया जाता है, ताकि ये 26 जनवरी का दिन हम भूलें ना। ये जो लागू करने का ये डेट था, इससे पहले भी लागू हो जाता है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो आज़ाद हो गया मेरा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो उसके बाद जो इस डेट को हम लोग भूले नहीं, इसीलिए जो संविधान लागू किया गया, जैसे कि आपको पता होगा संविधान पहले ही बनकर रेडी हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी को, इसी वजह से कि हम ये 26 जनवरी को डेट को भूले नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्त मेरा यहाँ पे, भारतीय संविधान में शामिल है, तो आप बता सकते हैं कितने आर्टिकल्स हैं, कितने भाग और कितने सूचियां हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों मेरा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन देख सकते हैं 300, 350, 400 या 500 आर्टिकल्स। तो ये लगभग हैं 400, अभी वर्तमान में 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मतलब सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल है मेरा सवाल नंबर 4 दोस्तों। एक तरफ मेरा लिखा है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और उसमें कितनी प्रविष्टियाँ दी गई हैं उसको हमको मिलान करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा संघीय सूची में टोटल का टोटल, यानी कि संघीय सूची यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है, उसमें 97 प्रविष्टियाँ हैं, तथा जो राज्य सरकार बनाती हैं उसमें 66 प्रविष्टियाँ हैं, तथा जो समवर्ती सूची में है यानी कि दोनों सरकार बना सकती है उसमें 47 प्रविष्टियाँ हैं। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्त यहाँ पे मेरा है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए तथा सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में रखिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सारे चीज़ों को आपको सही ढंग से सजाना है कि जो हमारा जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द पहले आता है। तो जैसे कि आप प्रस्तावना आप पढ़िएगा, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है दोस्त यहाँ पे सार्वभौमिक आता है, उसके बाद समाजवादी आता है, उसके बाद जो दोस्तों आता है धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद प्रजातांत्रिक आता है, यानी कि जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं 2008 पीसीएस में पूछा गया सवाल है। हर एक सवाल इतनी बेहतरीन सवाल है कि जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ जब चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो आप जैसा देख सकते हैं जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था दोस्त, वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इसमें और भी शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो नया राज्य बनाने का जो होता है दोस्तों, उसमें आपको चाहिए बस आपको साधारण बहुमत चाहिए होता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्त, नेक्स्ट सवाल मेरा है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ऐसा मतलब राइट बताना है जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो आपको जानते हैं फंडामेंटल राइट की तरह आई आता है, जो भारतीयों को मिलता है केवल। और उसके बाद कानून के समक्ष समानता जो है दोस्तों, वो तो गैर नागरिकों को नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो हमारे मिलता है दोस्त, वो मिलता है अल्पसंख्यकों को मिलता है। कानून के समक्ष समानता जो है ये सबको मिलता है। तो ये बोल रहा है केवल जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर भारतीयों को प्राप्त नहीं है दोस्तों। तो वो मेरा हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि
भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता याद रखिएगा विदेशियों को नहीं मिलता है, और जो भारतीयों को एक और मिलता है वो माइनॉरिटी का अधिकार मिलता है जो कि केवल भारतीयों को मिलता है। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें दोस्त, तो वो आपको जैसे कि पता होगा, जो मेरा भाग 3 है, भाग 3 के आर्टिकल 19 में ये सब चीज़ याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। भाषा का जो आपको स्वतंत्रता मिलता है तथा जो अल्पसंख्यक अधिकार का स्वतंत्रता है दोस्त, वो आर्टिकल 19 के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराना चाहिए हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल के अनुसार? तो ये जो राइट है दोस्तों वो है संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार। ठीक है, उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो आप जैसे देख सकते हैं वो जो जोड़ा गया था दोस्तों, वो जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। जैसे आपको पता होगा जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था दोस्तों, तो उसमें आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई अनिवार्य कर दिया गया था, वो भी निःशुल्क। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 2009 ईस्वी में संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था तथा इसको जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। आशा करता हूँ ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आप जैसे कि देख सकते हैं आपका ऑप्शन यहाँ पे सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो जो मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर में आएंगे दोस्तों, वो सूचना का अधिकार भी आएंगे और काम का भी अधिकार आएंगे। ये जो बीपीएससी में सवाल आया था दोस्त, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलता है। कोई लोग केवल सूचना का अधिकार बोलते हैं और कोई लोग काम का अधिकार बोलते हैं। तो अगर कि आपके ओपिनियन में कुछ इस सवाल के रिगार्डिंग होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? इसी डीपीएसपी जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, इसी को लेकर बिहार में शिक्षकों ने हमेशा अपना हड़ताल करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे सामान्य कार्य के लिए समान वेतन तथा समान नागरिक संहिता। ये दोनों डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहें तो भाग 4 है जो भारतीय संविधान का, उसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है तथा आर्टिकल 44 में जो है वो समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। तो आप ये दोनों याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पर दोस्त है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो अब जल्दी से बताएं किस संविधान? ये सब लोग जानता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य को हमारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, तो वो जो करते हैं सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो ये यहाँ पर छोटा सा याद रखिए कि जो भारत का राष्ट्रपति है उनका उल्लेख आर्टिकल 52 में मिलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो लाजमी सी बात है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ये संभालता है। तो जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 65 में दिया गया है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली रहते हैं तो उसके जगह पे जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यभार संभालेगा। अगर यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो उसका जो अधीनस्थ होते हैं, मतलब वहाँ पे मोस्ट सीनियर जो न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है दोस्त, यहाँ पे भारत श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है। तो क्रम था क्या? 12वां क्रम था। ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा लिख दिया इसमें मैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है की तरह यहाँ पे चलते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कैसी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जैसे ही आपको पता होगा कोई भी कानून बनने के लिए पहले लोकसभा से, राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर जैसे ही हो जाता है तो कानून बन जाता है। तो इस पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे, क्या थे? तो वो 12वां उपराष्ट्रपति थे, आप लोग सबको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे दोस्तों है कि भारत सरकार
का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो जो होता है दोस्त, वो होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी भी बोलते हैं। जो भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों, वो संसद का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उसमें बोलने का उसको अधिकार होता है। ठीक है, उसमें वो मत का यानी कि वोट देने का इसको अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो संयुक्त संसद के बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ जैसे ही हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमें यहाँ पे, एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो जैसे कि अभी तुरंत हम बताएं, वो है महान्यायवादी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह संसद में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो वो अगर लगातार 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है दोस्तों, तो उसको अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद है राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं ये आप सब लोग जानते हैं कि जैसे 250 जो सदस्य होते हैं टोटल, जिनमें 12 सदस्य जो होते हैं दोस्त वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ मेरे है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने कार्यकाल होता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल ही समाप्त नहीं होता है। आपको जैसे पता होगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन होता है तथा इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 साल का होता है, याद रखिएगा। तथा जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ जैसे ही चलते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता है? तो वो किसका नहीं हो सकता है दोस्त? तो वो हो सकता है यहाँ पे हमारा राज्यसभा का। जैसे कि अभी देखें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होगा उपराष्ट्रपति, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो जो धन विधेयक की जो शुरुआत होती है, ऐसे तो विधेयक कोई भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन एकमात्र ये जो धन विधेयक है उसका शुरुआत हमेशा से ही केवल और केवल लोकसभा से ही हो सकता है, वो किसी दूसरे सदन में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो जैसे कि यही बताएं केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा दोस्त यहाँ पे है कि लेखानुदान जो है वो बना हुआ है, तो इसको जो क्या बोलते हैं लेखानुदान को दोस्तों? तो वो बना हुआ है केवल बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया गया है लेखानुदान। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो जैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो लोक लेखा समिति का रिपोर्ट होता है दोस्तों, वो लोकसभा स्पीकर को अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। और कि लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम बात जानने चाहें तो लोक लेखा समिति में दोस्त टोटल का टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा का 15 सदस्य होते हैं तथा 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। जो ये बनाया गया है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि जो भी व्यय हो रहा है, अगर कि वो नाजायज़ खर्चा हो रहा है यानी कि दुरुपयोग हो रहा है, तो इस बात को वो जाकर संसद के सामने ये बता सकते